ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CMA। आज क्लासेस स्टार्ट हुए हुए चौथा दिन है, लेकिन टेक्निकली हमारी तीसरी क्लास है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि हमें सबको पता ही होगा, हमारा मुल्क इस टाइम जो है वो अंडर अटैक है। जो है वो दिल्ली बेस पे धमाके वगैरह हो रहे हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो कल क्लास नहीं हो सकी थी, तो आज उसके लिए हमने जो है वो कोशिश की, क्लास आधे घंटे पहले स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारा तकरीबन एक पूरी क्लास आई हुई है, एक आधे घंटे से कितना कुछ जो है वो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन स्टिल समथिंग इज बेटर नथिंग। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम ये सवाल कर रहे थे परसों। हमने कहा था कि सवाल में जो है वो किसी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने कुछ जो है वो वर्किंग क्रिएट करके रखी भी है। हम पता लगाना चाह रहे थे कि ये वर्किंग वाकई ठीक है कि नहीं। इससे पहले कि हम सवाल कंटिन्यू करें, आप लोगों को मैंने होमवर्क के तौर पे भी सवाल दिया था, और एक जीनियस भाई ने तो मुझे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी सेंड किया था कि ये चेक करना। मैंने इस पर एक थम्स अप दे दिया था। तो किसी और को किसी पॉइंट में कोई परेशानी? याद रखिएगा, मैं खामोशी का मतलब रजामंदी समझ लेता होता हूँ। तो आई एम अज्यूमिंग आप सब खुश हैं। अच्छा जी, हम किस पॉइंट पर अटक गए थे उस दिन? हम कह रहे थे कि जो स्किल्ड लेबर के लिए हमने बंदे हायर करने हैं, उन्हें 3,25,000 पर मंथ देना है, और उन्हें 30 दिन का जो है वो नोटिस। अवाम ने कहा, सर स्किल्ड लेबर में आई कैप के सोल्यूशन में, ओहो, किससे पूछ के आपने आई कैप को सोल्यूशन देखा? याद करें, पिछले क्लास के एंड पे इतनी लंबी मैं तकरीर की थी कि हमारा अक्सर, खैर अक्सर तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे केसेस में हमारा आई कैप से सोल्यूशन मैच नहीं करेगा। ना करे, हमारा मकसद अंधाधुंध सोल्यूशन मैच करना नहीं है। हमारा मकसद है कुछ ना कुछ सीख लेना। आई कैप में क्वेश्चन एज इट इज थोड़ी आ जाएगा। आई कैप में तो इससे मिलती जुलती जो है वो एडजस्टमेंट्स आएंगी। हमने एडजस्टमेंट्स को करने के मल्टीपल तरीके सीखने। सोल्यूशन मैच नहीं करा, ना करे। हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं। तो आई कैप सोल्यूशन तो अभी हमने ऑफिशियली देखा ही नहीं। आपने एडवांस में देख लिया, कोई बात नहीं, उसे आप इग्नोर करें। आगे जाके हम देखेंगे कि आई कैप ने क्या किया। फिलहाल अब तक किसी और का कोई सवाल नहीं है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, पॉइंट नंबर 5 चेक करें, सुपरवाइजरी। और आगे लिखा है, अनस्किल्ड लेबर विल हैव टू बी हायर्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, और आगे लिखा है फुल स्टॉप। ओहो, सवाल ने बताया ही कुछ नहीं। कितने बंदे हायर करने, कितनी प्राइस पे हायर करने। ऐसे मौके पे बंदा क्या कहे, कहाँ जाए? ऐसे मौके पे भरोसा करना पड़ेगा। किस पे करें? अपनी कंपनी के अकाउंटेंट पे? हम ये कह देते हैं कि ठीक है, चूंकि पॉइंट नंबर 5 में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ठीक है, जो हमारे अकाउंटेंट साहब ने लिखा है वो ठीक ही लिखा होगा। हमने इधर आके सुपरवाइजरी में जाके लिख दिया 2250। कहां से आया 2250? यही वाला 2250 हमने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि सवाल ने हमें कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो हमने कहा यार, जो लिखा है वो ठीक ही लिखा है। अच्छा, पिछला स्किल्ड का तो हमने लिखा कुछ नहीं। स्किल्ड स्किल्ड पे हमने परसों काफी सारी गौर फिक्र करके कहा था कि 3,25,000 इंटू 12 भी चलेगा, 3,25,000 इंटू 13 भी चलेगा। लेकिन साथ नोट दे के बताना जरूरी है कि आपने 12 क्यों जूम किया या 13 क्यों जूम किया। तो हम किस पे चलते हैं, जो है वो सेफ रहते हैं। हम ये नोट लिख देते हैं कि भाई दिसंबर के स्टार्ट में ही जो है वो हमने बता दिया था कि भाई इस महीने के एंड से तुम लोगों ने कोई नहीं आना। 325 इंटू 12 क्या होता है? अवाम ने कहा 3.9 मिलियन। हम इसे इधर कैसे लिखेंगे? 3,900। क्या रह गया? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के आगे लिखा है 0.7। 0.6 किधर गया? 0.6 पढ़ लेते हैं। टू न्यू सुपरवाइजर्स विल बी हायर्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट एट 15,000 रुपए पर मंथ। द प्रेजेंट सुपरवाइजर्स विल रिमेन एम्प्लॉयड वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड और नॉट। ले जी, एक ही सेंटेंस में उसने दो तरह के सुपरवाइजर्स की बात की। उसने कहा प्रेजेंट सुपरवाइजर अंकल जो हैं वो तो काम करेंगे, आप नया प्रोजेक्ट लगाओ कि ना लगाओ। तो इस वाली कॉस्ट को हमने परसों सीखा था। इस तरह की कॉस्ट जो कि हो या ना हो, क्या फर्क है, क्या कहते हैं इन्हें?
वेरी नाइस। हमने संक कॉस्ट को कर दिया इग्नोर, लेकिन जो नए बंदे हायर किए हैं इनका ऑफिशियल नाम हमने क्या पढ़ा था परसों? ऐसे खर्चे जो कि इस वजह से होते हैं क्योंकि आपने डिसीजन लिया। इस केस में डिसीजन ये है नई वाली प्रोडक्ट बनाने का। अगर आप नई वाली प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको दो एक्स्ट्रा बंदे हायर करने पड़ जाएंगे। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? अब हमने कहा रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट के अलावा ले जी अगली बात मैं करने ही वाला था, एक कमेंट्स में आंसर आ गया, इंक्रीमेंटल। बिल्कुल सही, रेलेवेंट कॉस्ट भी है ये। रेलेवेंट कौन सी वाली कॉस्ट है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो कि सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि आपने कोई डिसीजन लिया है। लिख लेते हैं, न्यू सुपरवाइजर्स लिख लें या इंक्रीमेंटल लिख लें। 15,000 रुपए पर मंथ देना है, 12 महीनों तक देना है और दो दो बंदों को देना है। 15 × 12 × 2। यहां अब आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट, जब आपको पता है आपने अगला जो आंसर लिखना है वो 000 कॉमन लेके लिखना है, तो कैलकुलेटर पे 000 लिखे ही ना, 15 × 12 × 2 सिर्फ लिखें। अब हमने कहा 360, मैं लिख दिया 360। अच्छा जी, ओवरहेड्स बस रह गए। ओवरहेड्स पॉइंट नंबर 7 लिखा है, दीज इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 100% ऑफ स्किल्ड लेबर। 11 सेंटेंस पे दोबारा गौर फिक्र करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं जितना स्किल्ड लेबर्स ने काम किया उसके ऊपर। लेकिन मसला ये है, ये हम थोड़ा काम करें या ज्यादा काम करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो लोग फर्स्ट टाइम ये एब्जॉर्प्शन की बात सुन रहे हैं उनके लिए एक हल्की सी एग्जाम्पल जो है वो अज्यूम करके रखते हैं। आपको पता है कि आपकी फैक्ट्री का रेंट है ₹1,00,000। आपने 80,000 आइटम्स बनाए, तो वो ₹1,00,000 80,000 पे डिवाइड हो जाएंगे। अगर आपने 2 लाख आइटम्स बनाए तो वो 1,00,000 2 लाख से डिवाइड होके पर यूनिट एलोकेट हो जाएंगे। टोटल दोनों केसेस में क्या है? आप 80,000 यूनिट्स बनाए या 2 लाख यूनिट्स बनाए, टोटल बिल, टोटल रेंट तो फिर भी 1,20,000 रहेगा। तो जब टोटल सेम है तो आप ये नया वाला प्रोजेक्ट लगाएं या ना लगाएं, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इग्नोर, इररेलेवेंट। तो हमने कहा ये जो 100% ऑफ स्किल्ड लेबर की एब्जॉर्प्शन की बात है इसे हमने कर दिया इग्नोर। लेकिन अगली बात, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ 8,75,000, इंग्लिश उर्दू इंग्लिश मीडियम में 875,000 वुड ओनली बी इनकर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, फुल स्टॉप। ये जो 8,75,000 है ये सिर्फ तब होगा जब आप प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट लगाने वाली कॉस्ट है वो तो इंक्रीमेंटल होती है, वो तो रेलेवेंट होती है, यानी कि काम की कॉस्ट है। इस काम की कॉस्ट को अपने काम का पार्ट बना लेते हैं। इंक्रीमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड 8,75,000 यानी कि 875। लें जी, सवाल को आखिरी दफा पढ़ लें, कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, कहीं कोई चीज तंग तो नहीं कर रही, फिर आगे चलते हैं। खामोशी है, इसका मतलब ये अब रह क्या गया? बस आखिरी स्टेप रह गया कि इन सारे खर्चों का टोटल करें। देखें इन सारे खर्चों का टोटल क्या है। 12305। अब देखा जाए तो ये मैनेजमेंट वाले भाई ने कितना सारा जो है वो किया हुआ था। आई थिंक फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमने थोड़ी सी जो है वो अंडर स्टेटमेंट कर दी। एक दफा फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला पॉइंट दोबारा पढ़ते हैं। These include fixed overheads which are absorbed at the rate of 100% of skilled labor. ओहो, एग्जैक्टली अगली बात मैं ये करने वाला था। मैं भी कहूँ इतना बड़ा गैप नहीं आ सकता। इस 8500 में, अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस 8500 के अंदर फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है।
जो फिक्स्ड है वो कितना एब्जॉर्ब हुआ हुआ है? उन्होंने कहा जितना स्किल्ड लेबर का खर्चा होगा। स्किल्ड लेबर का खर्चा कितना था? 4050। 4050। पीछे देखें क्या बच गया। ले जी, एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी कमेंट्स में लिखा हुआ है, पीछे वेरिएबल कितना रह गया? 4450। इधर हम आए, हमने कहा वेरिएबल ओवरहेड्स 8500 माइनस 4050। एक फिगर यहां नहीं हमने इंक्लूड की। अब देखें, अब देखें हमारे खर्चों का टोटल क्या है। अवाम ने कहा 16755। अब जरा करीब करीब की फिगर है। अब सोच के मुझे बताएं, 16,755 हजार का खर्चा करके आपको 19,000 मिल जाए, यानी कि 19 मिलियन मिल जाए, तो अच्छी बात है बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को माइनस करके जरा एडिशनल बेनिफिट की फिगर भी निकाल लें। 19,000 माइनस 16755। अवाम ने कहा 2245। अब आखिर में ये लाइन हमने आधी तो ऑलरेडी लिखी हुई थी, ये नोट मैंने बस आप लोगों के लिए लिखा था। एफएल शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट रिजल्ट्स इन। अब इनमें से कौन सी लाइन हमारी ये वैलिड है? बिकॉज टोटल बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट या टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन बेनिफिट? जो लाइन पहले लिखी थी। और आगे लिख दें दैट इज रुपीज 2245,000। ग्रेटर बेनिफिट है, बहुत अच्छी बात है। ले जी, हमारा सवाल 100% हो गया हमारी तरफ से। अब कुछ देर पहले आप में से स्टूडेंट ने कहा कि आई कैप का सोल्यूशन देख लेते हैं। आई कैप का सोल्यूशन 1200 14 70 22 50। 1200 14 70 22 50। मटीरियल सारा टैली है। लेबर में उसने कहा 40 50 22 50 और 3,60,000। 22 50 3,60,000 एज इट इज है। 40 50 हमारा मैच नहीं कर रहा, और 40 50 के ऊपर हम जितनी बहस कर चुके हैं उसके बाद मेरा नहीं ख्याल हमें किसी बात की जो है वो कंफ्यूजन होनी चाहिए। जी जी बताएं। अवाम ने कहा किससे कंपेयर किया 2245? ये 19,000 माइनस 16755। बेनिफिट माइनस कॉस्ट। बेनिफिट ज्यादा हो तो अच्छे वाला, कॉस्ट ज्यादा हो तो बुरी बात। क्लियर है? आगे चलें। ओवरहेड्स में उसने क्या कहा? अवॉइडेबल 8,75,000 और वेरिएबल 4450। 875 भी हमने लिखा, 4450 भी हमने लिखा। इन अदर वर्ड्स हमारा और आई कैप का सिर्फ एक पॉइंट पे इख्तलाफ है, मसले वाली बात ही कोई नहीं। एट द एंड उसको और हमारा डिसीजन सेम है कि यार ये तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। ले जी, आप लोगों ने पहली दफा, ज्यादातर लोगों ने पहली दफा जो है वो डिसीजन मेकिंग का एक बड़ा इजी सा सवाल किया, कुछ समझ तो नहीं आई? अवाम ने कहा यस। तो जब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और हमें थोड़ी बहुत समझ आ जाए तो हम फिर नेक्स्ट क्या करते हैं? हम नेक्स्ट और ज्यादा मुश्किल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ले जी शुरू करते हैं। नेक्स्ट, स्प्रिंग 2016 क्वेश्चन नंबर 7। ये तो एक आईकैप की इजी सी एग्जांपल थी। अब हम सचमुच के पास पेपर पे उतर आए हैं। वैसे मेरा प्लान था कि इसके फौरन बाद आपको जो है वो स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं कहा नहीं यार वो ज्यादा ही मुश्किल है। उसे करने से पहले एक और जो है वो एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। ले जी, ये है आसान सा क्वेश्चन। लेट्स रीड। क्या तरीकेकार है? सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? रिक्वायर्ड। कंप्यूट द बिड प्राइस दैट जीपीएल शुड कोट if it wants to earn profit based on relevant cost of 20% of selling price। ओहो, ये 20% ऑफ सेलिंग प्राइस क्या है?
फर्स्ट टाइम पढ़ने वालों के लिए मैं एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। मार्कअप और मार्जिन। मार्कअप क्या होता है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट। मार्जिन कौन होता है? प्रॉफिट ओवर सेल्स। तो सवाल ने हमसे कहा कि कोई एक ऐसी सेल प्राइस बता दें, बिड प्राइस बता दें जो कि कंपनी को कोट करनी चाहिए अगर उन्हें 20% प्रॉफिट कमाना है। कौन सा वाला प्रॉफिट कमाना है, मार्कअप या मार्जिन? अवाम ने कहा मार्जिन। लेकिन ये तो परेशानी वाली बात है। अगर हम ऊपर सवाल सॉल्व करें भी, फिर तो हमारे पास कॉस्ट निकलेगी। कॉस्ट से हम फिर सेलिंग प्राइस कैसे निकालें? सुनने में अजीब सा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। कोई मसला नहीं, जो चीज समझ आ रही है वो तो करते हैं, आगे देखी जाएगी। फिलहाल हमारे माइंड में स्केच क्या है? बिड प्राइस कोट करनी है ऐसी के हम 20% प्रॉफिट कमा सकें। प्रॉफिट कौन सा वाला? मार्जिन। काश कोई तरीका होता, हम कॉस्ट के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू सेल प्राइस निकाल देते होते हैं। तो वंस अगेन, आप में से जो मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें तो बड़ी अच्छी तरह पता है मैं अगली बात कौन सी करने वाला हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आए मैं आपको अपने होने वाले फेवरेट फॉर्मूले से मिलवाऊं। एक ऐसा फॉर्मूला जो कि ओवरहेड्स में भी काम आता है, बेसिक्स में भी काम आता है, डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है, सीवीपी में भी काम आता है, बहुत सारी जगह काम आता है। और उसका नाम है C+P = S। कॉस्ट के दो सबसे कॉमन फॉर्मूलाज में से एक। तो C+P = S। सी आपके पास कुछ भी निकला है, मैं अज्यूम करूं कि आपकी ये सारे सारे प्रोसेस करके आपकी कॉस्ट निकली 100 रुपए, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? 20% मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 100 प्लस 0.2 ऑफ एस इज इक्वल टू एस। यानी कि 100 = 0.2, उधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो मैं क्यूएम की बातें करना स्टार्ट कर दी मैंने। एस माइनस 0.2 एस क्या होगा? 100 = जालिमो, वन में से -0.2 नहीं करना आ रहा। नहीं जी, कमेंट्स में लिखा गया 0.8 एस। हम्म। ये जो एस के साथ एक फिगर मल्टीप्लाई हो रही है, अगर हमने सिंपल एस कैलकुलेट करना हो तो इस फिगर को दूसरी साइड पे जाके क्या करेंगे? प्लस या माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई? अवाम ने कहा डिवाइड। बिल्कुल सही कहा। एक मिनट, मैं छुपा दूं इसे। 100/0.8 इज इक्वल टू एस, यानी कि एस इज इक्वल टू, अवाम ने कहा 125। इन अदर वर्ड्स, हम जैसी मर्जी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें और उसे C+P = S में पुट करें तो हमारे पास सेल प्राइस निकल आएगी। यानी कि अब हमारी रिक्वायर्ड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। सवाल ने कहा बिड प्राइस निकालो, हमने कहा ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट निकालने, आगे C+P = S जिंदाबाद, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, एस खुद ही निकल आएगा। लेकिन अब 12 नंबर का सवाल है, इतनी आसानी से तो नहीं। रेलेवेंट कॉस्ट में मसले आएंगे, कोई मसला ही नहीं, हम देख लेते हैं। अब मैंने पहले 5 मिनट गौर फिक्र किया रिक्वायर्ड पे। अब एज अ टीचर ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेपर में आपने इतना गौर फिक्र नहीं करना, लेकिन कम से कम 10-15 सेकंड गौर फिक्र करना है कि सवाल आपसे एग्जैक्टली चाहता क्या है। पता चला आप इंतहाई मेहनत से जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट निकालें और आप कहें ठीक है यार, इस तरह के सवालों में तो रेलेवेंट कॉस्ट ही निकलती थी, और आप आगे चले जाए, क्या पता एग्जामिनर गुस्से में आगे 4 नंबर काट ले, सिर्फ एक या दो लाइनें की कैलकुलेशन ना करने पे। तो रिक्वायरमेंट पे हमने भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया, अब हम वाकई में सवाल पढ़ने के मूड में हैं। ले जी, इससे पहले कि मैं सवाल पढ़ूं, रिक्वायर्ड की बेस पे मैं थोड़ा सा जो है वो रफ स्केच भी क्रिएट कर सकता हूं। मेरे माइंड में रफ स्केच क्या है? मैं बहुत सारी रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, उसमें मेरा तकरीबन पूरा पेज लग जाएगा। और
उस रेलेवेंट कॉस्ट से मेरी जो है वो मैं C प्लस पी इज इक्वल टू एस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा, मेरा एस निकल आएगा। यानी कि पहले पेज पे मैंने लिखा क्वेश्चन के टॉप पे क्वेश्चन नंबर, कंपनी का नेम, क्या नाम है इसका, जीपीएल, जर्मन पब्लिक लीग, जीपीएल। आगे सवाल को एग्जैक्टली exactly चाहिए क्या, बिड प्राइस। एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि सवाल ने जो चीज मांगी है वो पहले पेज पे लिखें, बाकी सारा कुछ वर्किंग्स में ले जाएं। मैंने लिखा बिड प्राइस, पूरा पेज खाली छोड़ दिया। अब मैं गया सेकंड पेज। अब सेकंड पेज पे क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूलिएगा। क्यों नहीं लिखना भूलना, इसमें परसों मैंने जो है वो काफी लंबी तकरीर की थी कि अगर आपने पेज के टॉप पे जो है वो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा जिसकी वो वर्किंग्स हैं, तो वो स्कैन ही नहीं होगा और आईकैब एग्जामिनर तक पहुंचेगा ही नहीं, और एग्जामिनर ज्यूम करेगा कि आपने वर्किंग की ही नहीं और आपको मार्क्स आधे भी नहीं देगा, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। आप लोगों ने मेरे होते हुए इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। खुद भी पेपर पास करें, मेरा भी नाम रोशन करें। अब सेकंड पेज पे मेरे पास मौका है, मैं वर्किंग्स करूंगा टिका के। वर्किंग नंबर 1, मुझे चाहिए रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट आएगी तभी तो मैं C प्लस पी इज इक्वल टू एस कर सकूंगा। अब मैं इससे आगे और कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं सवाल ना पढ़ूं। अब आए मिलके पढ़ते हैं सवाल, हमारा फेवरेट काम। Global Private Limited is in the process of preparing bid documents for a special order of 5,000 units of new product Zeta. Full stop. 5,000 यूनिट्स बनाने किसी चीज की जिसका नाम है जीटा। जब भी कोई न्यूमेरिकल फिगर है, कोई मंथ है, उसे अंडरलाइन कर लें, अक्सर ही जो है वो आगे जाके काम आ जाते हैं। हमें 5,000 यूनिट्स ऑफ जीटा बनाने हैं। ओके हो गया। इन दिस रिस्पेक्ट जीपीएस टेक्निकल डिपार्टमेंट ने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन निकाली है। दिस ऑर्डर वुड बी कंप्लीट इन 15 डेज। डेज आ गए, अंडरलाइन कर लें, 15 दिन का काम है ये। ओके, नेक्स्ट। जीपीएल हैज सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस जीटा। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट एज फॉलोज। चेक करें क्या लिखा है। मटेरियल ए बी सी, क्वांटिटी रिक्वायर्ड मटेरियल ए की है 5,000 किलो। 5,000 किलो चाहिए आपको। ओरिजिनल परचेज प्राइस 180 थी, करंट परचेज प्राइस भी गिवन है, करंट डिस्पोजल प्राइस भी गिवन है। परसों हमने मटेरियल के केस में टेबल सीखा था, क्या वो टेबल हमारे माइंड में है? टेबल की सबसे पहली जो ब्रांच थी वो किधर जा रही थी? अगर मटेरियल नहीं पड़ा तो भाई परचेज कर लो, लेकिन मसला ये यहाँ तीनों तरह के मटेरियल्स पड़े हैं। जब मटेरियल्स पड़े हो तो अगला सवाल क्या होता है? अगला सवाल ये कि अदर चीजों पे यूज होना है कि नहीं। अगर अदर प्रोजेक्ट्स पे यूज होना है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और अदर प्रोजेक्ट्स पे यूज नहीं होना तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक दफा पढ़ते हैं हो क्या रहा है। मटेरियल ए इज यूज बाय जीपीएल, ये टेबल से अगली वाली लाइन पढ़ें जरा। मटेरियल ए इज यूज बाय जीपीएल इन मेनी प्रोडक्ट्स, देयरफॉर सफिशिएंट स्टॉक इज मेंटेन्ड। फुल स्टॉप। सवाल उर्दू में ये कहना चाह रहा है कि रेगुलर यूज है, अक्सर जगह यूज होता है ये। क्या मफहूम बना? क्या ये रेगुलर यूज में है कि रेगुलर यूज में नहीं है? अवाम ने कहा है, रेगुलर यूज है। तो रेगुलर यूज को हम फिर किस प्राइस पे जो है वो मेजर करते होते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मार्केट प्राइस पे, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे आमतौर पर डिस्पोजल प्राइस या स्क्रैप वैल्यू इस तरह की चीजें कहा जाता है? अवाम ने कहा मार्केट प्राइस। ले जी, पहली कैलकुलेशन तो हमसे हो भी गई। इधर आके साथ साथ लिखते जाते हैं। पहली चीज का नाम था मटेरियल ए, यहां लिखते हैं ₹000। मटेरियल ए 5,000 किलो चाहिए थे, एट मार्केट प्राइस चाहिए थे। मार्केट प्राइस गिवन है हमें, करंट परचेज प्राइस 5,000 इंटू 200। हमने ₹000 कॉमन लिए हुए, तो हम कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? 5 इंटू 200। तो ये तो जबानी वाली बात है। 5 2 10, 10 के आगे दो जीरोस। क्या लिखूं मैं ₹1000 के नीचे? 1,000 या 100? अवाम ने कहा 1,000। जो लोग 1,000 कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अब आपकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी होनी चाहिए कि इस तरह कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर से ना पूछ रहे हो, जबानी कर रहे हो। ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। मटेरियल बी 3,000 किलो चाहिए। मटेरियल बी के बारे में सवाल ने फरमाया इट हैज नो यूज अदर देन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा। फजूल पड़ा है, यानी कि रेगुलर यूज में नहीं है। यानी कि अगर रेगुलर यूज में नहीं है तो हम
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सवाल ने क्या फरमाया, 150 रुपए का हमने खरीदा था, आजकल खरीदेंगे तो 175 का मिलेगा। और अगर आज डिस्पोज ऑफ कर दें, डिस्पोज ऑफ करने का याद रखने का आसान तरीका मैंने क्या समझाया था, आप किसी को सस्ते दामों में बेच दें। आप किसी से कहें ये आलू मैंने चिप्स बनाने के लिए खरीदे थे, लेकिन अब मैं चिप्स नहीं बना रहा, या तुम लोग मुझसे खरीद लो, या जो इसका करना है करो, मेरा जो है वो डस्टबिन में फेंकने से तो अच्छा है कि मैं सस्ते में बेच दूं। तो सस्ते में हम कितना को बेच देंगे, कितना को सस्ता बेच देंगे, लिखा है डिस्पोजल प्राइस। डिस्पोजल प्राइस है 135। कितने किलो चाहिए, 3000। मटेरियल बी 3000 किलो इंटू 135। 000 हमने कॉमन ले लिया, मुझे जल्दी से बताएं 135 इंटू 3 क्या होता है। अवाम ने कहा 405, मैंने लिख लिया। अब आते हैं तीसरे वाले मटेरियल पे। ओहो, तीसरे वाले मटेरियल के आगे तो डिस्पोजल प्राइस नील लिखी है, अब क्या करें, एक दफा उसकी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, फिर शायद हमें कोई बेहतर समझ आए। द स्टॉक ऑफ मटेरियल सी वो परचेज सेवरल इयर्स अगो फॉर अनदर प्रोजेक्ट, बहुत साल पहले खरीदा था, मैं क्या करूं, आगे पढ़ते हैं। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा, अदरवाइज इट विल हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 10 रुपए पर केजी टू मीट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। ओहो, बहुत सारी इंग्लिश बोल दी है, इसका उर्दू तर्जुमा करते हैं। सवाल कह रहा है कि ये मटेरियल हमने बहुत साल पहले खरीदा था, कचरा है, हमारे किसी काम का नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ये वाला प्रोजेक्ट। इन अदर वर्ड्स हमारी किस्मत अच्छी है कि शुक्र है वाला प्रोजेक्ट आ गया। अगर ये वाला प्रोजेक्ट ना आता तो क्या होता, हम इसे डिस्पोज करते एट अ कॉस्ट ऑफ 10 रुपए पर केजी। इस बात का मफहूम समझिए सरा, डिस्पोज एट अ कॉस्ट ऑफ 10 रुपए पर केजी। आप जब 3 डब्बे वाले कोई चीज सस्ते में बेचेंगे तो आगे से आपको ये नहीं कहेंगे ले जी ये 10 रुपए का नोट आपने मुझे चीज दी। वो आगे से कहेगा आप मुझे इतनी जहरीली इतनी खराब चीज ले रहे हो, ये चीज तो मैं अपनी शॉप में रखने का आपसे 10 रुपए का जो है वो चार्जेस लूंगा। यहाँ लिखा है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। ये जो केमिकल है इतना कोई जहरीला है कि अगर आप किसी नहर वगैरह में डाल दें तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फाइन हो जाएगा 10 रुपए पर केजी का। अब इंतहाई ध्यान से समझिएगा कि इस फाइन से हमारा कैलकुलेशन का क्या ताल्लुक है। अगर ये डिसीजन ना लिया जाता, अगर ये प्रोजेक्ट ना आता, तो आपको मटेरियल सी फेंकना पड़ता, डिस्पोज ऑफ करना पड़ता, आपका 10 रुपए पर केजी चार्जेस लगते। मेरे सेंटेंस से कोई इख्तलाफ तो नहीं करेगा। अगर हम ये प्रोजेक्ट ना लगाते तो हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता। अब हम ये प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे, अब हमारा बहुत सारा खर्चा होगा कि नहीं होगा। अवाम हैं, दोबारा सोच लें, जो लोग कह रहे हैं होगा, पहले खर्चा हो रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल अज्यूम करें कि कोई बड़ा जहरीला किस्म का केमिकल है जो कि आपने कोई पेंट बना के बेचना है, उसके अंदर यूज होता है। अगर आप पेंट ना बनाते तो आपको ये डिस्पोज ऑफ करना पड़ता, फाइन लगता, जुर्माना लगता। अब आपने वो जहरीला केमिकल पेंट में डाल के जो है वो बेच दिया, आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा, आपके पैसे सेव हो गए, मुबारक हो। तो जो चीज सेव हो जाए, जो आपको फायदा हो, फायदा अच्छी बात होती है। तो जब हम सारे खर्चों की बात कर रहे हैं तो अचानक से फायदा हो जाए, खर्चे पॉजिटिव हैं, तो फायदा क्या होगा, नेगेटिव। ये एक मजे का पॉइंट था, मैं चाहता हूं आप सब इधर पहुंच जाए। अगर आपका किसी रेलेवेंट कॉस्टिंग की वजह से कोई फायदा हो जाए तो वो फायदा कॉस्टों में से माइनस हो जाएगा। अवाम ने कहा कॉस्ट कम हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा। एक्सक्यूज मी, गला मेरा फोत हो गया। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग, क्या मेरी आवाज आ रही है, यस मैं फिर आ गया। अच्छा जी, काफी देर टाइम लगा के हमने गौर फिक्र की मटेरियल बी के ऊपर, मटेरियल सी के ऊपर। मटेरियल सी कितने किलो हमारे पास चाहिए, 2000 केजी।
मल्टीप्लाई बाय, अगर हम ये प्रोजेक्ट ना लगाते तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती कितने रुपए पर केजी? 10 रुपए पर केजी। 2000 इंटू 10 क्या होता है अगर हमने 000 कॉमन लेना हो? 2 टेन जा 20। 20 कौन सा वाला 20? -20। मुबारक हो, आप अपने आपने अपना 20,000 रुपए का खर्चा बचा लिया। नहीं जी, मटेरियल्स पूरे हो गए। अगला पॉइंट, पॉइंट 3 पढ़ें जरा। द प्रोडक्शन ऑफ जीटा वुड रिक्वायर 800 स्किल्ड लेबर आवर्स एट 200 रुपीज पर लेबर आवर। प्रेजेंटली 1440 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ड्यूरिंग एवरी मंथ। ले जी, आइडल जो है वो टाइम की कैलकुलेशन भी मैदान में उतर आई। 800 स्किल्ड लेबर आवर्स चाहिए। फिलहाल 1440 लेबर्स आइडल बैठे रहते हैं। अब ये चीज भी जरूरी है देखना, 1440 आइडल आवर्स कितने टाइम पीरियड के? पूरे साल के, पूरे महीने के, या एक दिन के? ड्यूरिंग ईच मंथ। अब यहां आई कैप ने आपके साथ एक प्रैंक करने की कोशिश की है। लेट्स सी कि आप लोग वो पहचानते हैं कि नहीं। वैसे तो देखा जाए तो बड़ा इजी सिचुएशन है। 800 घंटे काम करना है, 1440 घंटे मजदूर फजूल बैठे रहते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है खुला जो है वो लेबर आवर्स है। ओहो, एक स्टूडेंट ने कमेंट्स में जो है वो स्पॉइलर दे दिया। ऊपर 15 डेज लिखा है। ये एक महीने की बात हो रही है, तो अगर एक महीने में 1440 लेबर आवर्स हैं तो 15 डेज जिसमें अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, भाई कितने लेबर आवर्स फ्री बैठे होंगे? 1440 डिवाइडेड बाय 2। ले जी, मेरे कहने से पहले एक और जीनियस ने ये भी लिखा हुआ है। तो अब बताएं, अब पता लगाएं कितने आपके पास जो है वो लेबर आवर्स थे? 720। अब चूंकि ये हम बड़ी काम की चीज कर रहे हैं, इसका हम नाम रख देते हैं वर्किंग टू, या वर्किंग 1.1, या वर्किंग 1.2। वर्किंग टू कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम। 1440 घंटे टोटल थे 1 मंथ के, 15 डेज के टोटल जो है वो 720 है। रिक्वायर्ड आवर्स 800। 80 घंटों का हमें ओवर टाइम देना पड़ जाएगा, या 80 घंटों की कॉस्ट लगेगी? अब ये भी इटसेल्फ एक गहरा सवाल है। 720 घंटे तो मजदूर पहले ही फजूल बैठे थे। अब आगे सवाल हमें बताएगा पॉलिसी क्या है। अगर पॉलिसी ये है कि फजूल बैठने का कोई पैसे चार्ज नहीं होते, फिर तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट जीरो होगी। और अगर होता कि फजूल बैठने के जो है वो कोई जुर्माना कटता है, तो जितना जुर्माना अब हम नहीं काट सकेंगे वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। मगर ये जो 80 घंटे हैं ये तो ओवर टाइम बन जाएगा। 80 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ जाएगा। हमने कह दिया 80 घंटे हमें एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड हैं। अब आगे सवाल की पॉलिसीज पढ़ते हैं, क्या सीन है। 250 स्किल्ड लेबर आवर्स विच कैन बी हायर्ड एट 120 रुपए पर आवर। 120 मशीन आवर्स विच कैन बी, सॉरी 150 मशीन आवर्स इफ मशीन इज नॉट यूज इट कैन बी लीज्ड आउट फॉर 4000 रुपए पर डे। सवाल ने हमें पॉलिसी तो बताई कुछ भी नहीं। अब ऐसे मौके पे फिर थोड़ी बहुत अक्लमंदी यूज करनी पड़ेगी। फिर एक ऐसा मौका आ गया कि शायद हमारी इंटरप्रिटेशन आई कैप से तो डिफरेंट हो। तो भाई ऐसे मौके पे अंग्रेज क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज द इजिएस्ट वन। उन लोगों को जो फजूल बैठे हुए थे उसका कोई एक्स्ट्रा जो है वो जुर्माना नहीं पड़ता होगा, तो 720 घंटे तो हमने उनसे काम करवा लिया फ्री में ही, यानी कि कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। एक स्टूडेंट ने जो है वो कमेंट्स में लिख भी दिया 720 से रेलेवेंट। ठीक है, मैं एग्री करता हूं। अभी जो 80 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे, सवाल ने क्या हमें ओवर टाइम के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया। इसका मतलब ये ओवर टाइम वाला चक्कर कोई नहीं है। जो एक्स्ट्रा 80 घंटे हैं उस पे हम नॉर्मल रेट पे काम करवाएंगे। क्या सवाल ने हमें नॉर्मल रेट दिया है?
अवाम ने कहा यस 200। इन अदर वर्ड्स स्किल्ड लेबर 80 आवर्स। 80 आवर्स कहां से है, रेफरेंस देना ना भूलिएगा। मैंने इसका नाम क्या रखा है, वर्किंग टू या वर्किंग 1.2? वर्किंग टू। 80 आवर्स वर्किंग टू से मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए पर लेबर आवर। तो ये तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 000 आपने कॉमन ले लिए, 8 2 जा 16। नेक्स्ट, अनस्किल्ड लेबर आवर्स चाहिए विच कैन बी हायर्ड एट 120 रुपए पर आवर्स। सवाल ने कुछ नहीं कहा कि जो है वो हमारे पास आइडल टाइम है कि नहीं है। तो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, आइडल टाइम नहीं होगा, नया बंदा हायर करना पड़ेगा। कर लें, कितने पे करेंगे? 250 इंटू 120। अनस्किल्ड 250 इंटू 120। अवाम ने कहा 3030। नेक्स्ट, मशीन 150 मशीन आवर्स। अगर मशीन को हम इस्तेमाल ना करें तो हम 4000 रुपए पर डे आगे रेंट आउट कर सकते हैं। अब अगर हम ये प्रोजेक्ट ना बनाते तो क्या पूरे महीने तक ये मशीन रेंट आउट हुई होती, या इस प्रोजेक्ट बनाने से पूरे महीने तक मशीन हम रेंट आउट नहीं कर सकेंगे? 15 डेज। बहुत अच्छी बात है कि हमने 15 डेज ऊपर अंडरलाइन कर लिया था। यहां भी हम गलती कर सकते थे। हम जो है वो स्पीड में आके इस 40 डेज को जो है वो 40,000 को 4,000 को पूरे महीने से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती। नहीं, जब आई क्या अपने चीज खुद मुंह से बताई है फिर असम्पशन लेना बुरी बात है। उन्होंने कहा 15 दिन का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की वजह से हम जो है वो 15 दिन तक मशीन को लीज आउट नहीं कर सकेंगे। अवाम ने कहा सेविंग हुई ये। आर यू श्योर सेविंग हुई कि नुकसान हुआ? इट मे बी लीज्ड आउट फॉर 4000 पर मंथ। भाई नुकसान है ये तो। आपकी अपनी मशीन है, अगर आप मशीन ना बनाते तो आप साथ वालों से कहते आके तुम लोग जो है वो काम कर लो। तो तुम लोगों ने आके, हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ रेंटल इनकम में, एक मिनट, मैं इस टाइम जो है वो फरमीन साहिबा से जो है मुखातिब हूँ। आपने कहा रेंटल इनकम आ जाती ना, मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ। अगर हम ये प्रोजेक्ट ना लगाते तो वाकई रेंटल इनकम आ जाती। लेकिन आप ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, रेंटल इनकम नहीं आएगी। तो जब नहीं आएगी तो नुकसान होगा, हर नुकसान को हम रेलेवेंट कॉस्ट बना लेते हैं। ले जी, मशीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4000 रुपए इंटू 15। 000 कॉमन ले लिए, 415 जा 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। 60 हमारा नुकसान है भाई, हम रेंटल इनकम कमाने से रह गए। नेक्स्ट, जीपीएल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब यहां तक हमने सारा कुछ कर लिया, अब जीपीएल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की बात हो रही है। ओवरहेड्स में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। जीपीएल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एट अ रेट ऑफ 400 रुपए पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स। सुन रहे हैं? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, टोटल स्किल्ड एंड अनस्किल्ड आवर्स थे कितने? 800 स्किल्ड प्लस 250 अनस्किल्ड, टोटल 1050 घंटों के हिसाब से एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए थी। आगे पढ़े जरा। बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 6 मिलियन। अगर जीपीएल साहब जो है वो जीपीएल कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट लगाएगी, फिक्स्ड ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 1,50,000। इन अदर वर्ड्स, कौन से ऐसे आवर्स हैं जो अब एक्स्ट्रा हम लगा रहे हैं, हमारे फिक्स्ड आवर्स जो हमने पहले से एस्टिमेट करके रखे हुए थे वो कितने से इंक्रीज कर रहे हैं? 1.5 लाख से। बंदा पूछे इस 6 मिलियन का क्या होगा? 6 मिलियन की तो हम ऑलरेडी जो है वो एस्टिमेशन करके बैठे हुए थे, वो कांस्टेंट हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं जो कि हमने पहले नहीं करवाना था?
1050 घंटे। लेकिन वो 1050 घंटे घूम फिर के डिवाइड किससे होंगे? 6 मिलियन से। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की, आप लोग नहीं हुए, शाबाश। लेकिन ये 1.5 लाख है, 1.5 लाख काम का नहीं लग रहा। अगर आप ये वाली चीज लगाएंगे तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। क्या ये रेलेवेंट नहीं है? सवाल अपने मुंह से खुद कह रहा है, सिर्फ इसलिए 1.5 लाख लग रहा है क्योंकि आपको जो है वो शौक हुआ था कि आप जीटा बनाए। 1.5 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी किस बात की? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। ओके जी। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख, 000 कॉमन लेके जो है वो सिर्फ पीछे 1,50,000, 150 रह जाएगा, 150 रह जाएगा। अगला पॉइंट, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जीटा, जनरल एडमिन कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय ₹1 लाख। फिर वही बात, हम चूंकि ये वाला काम कर रहे हैं इस वजह से हमें जो है वो एडमिन कॉस्ट 1 लाख एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। अब यहां थोड़ी सी जो है वो आप आई कैप से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, भाई चूंकि वो एडमिन कॉस्ट है, एडमिन वाले अगर इस प्रोजेक्ट बनने की वजह से आपके हेड ऑफिस में कोई अकाउंटेंट जो है वो 2-4 दिन एक्स्ट्रा बैठ जाता है और आपको उसका ओवर टाइम 1 लाख रुपए देना पड़ जाता है, तो उससे प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ता है? कुछ भी नहीं। इंटरप्रिटेशन नंबर 1। इंटरप्रिटेशन नंबर 2, आप कहें कि ठीक है बेशक खर्चा जो है वो एडमिन का है या फैक्ट्री का है। अब यहां आगे हमारी इंटरप्रिटेशन है, हमने आईकैप को कन्विंस करना है कि हमने जो किया ठीक किया है। तो इसकी आगे दो जो है वो जो है इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। एक ये कि इस 1 लाख को इग्नोर करें, आगे नोट डाल के लिख दें इट वाज इग्नोर्ड बिकॉज इट वाज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और रेलेवेंट कॉस्ट में आमतौर पर प्रोडक्शन आती है, सिर्फ ये एडमिन में या सेलिंग में जो हो रहा है वो बात की बात है। यस की दूसरी इंटरप्रिटेशन आप ये कह सकते हैं कि इट वाज डायरेक्टली लिंक टू जो है वो दिस डिसीजन, तो हमने इस 1 लाख को जो है वो किया। रेलेवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सियासी बयान है। अवाम की मेजोरिटी कह रही है रेलेवेंट है, तो हम मान लेते हैं, इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। वंस अगेन ये मैं आपको दो दो इंप्लीमेंटेशंस कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा, इसलिए बता रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता 15 मिनट बाद हमारा आंसर आई कैप से मैच ना किया तो आप लोग दुखी ना हो जाएं। मैच नहीं होता तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारा मकसद आई कैप के छापे मारना नहीं है, हमारा मकसद कुछ सीख लेना है। तो भाई अवाम के पुरजोर इसरार पे मैं कह रहा हूं इंक्रीमेंटल एडमिन कॉस्ट 1 लाख थी, 1 लाख का हमने 000 कॉमन ले लिया, 1 लाख आ गया। क्या पता सोल्यूशन में सवाल नहीं इग्नोर किया हो, कोई मसले वाली बात नहीं, बस नोट 1 डाल के लिख दें कि इट वॉज नॉट इग्नोर्ड क्योंकि ये इंक्रीमेंटल खर्चा था। और अगर आपका दिल नहीं मानता तो यहां लिखें 0 और नोट 1 डाल के लिख दें इट वॉज इग्नोर्ड बिकॉज इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ओके जी। नेक्स्ट, द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ जीपीएल हैज इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 रुपए ऑन प्रिपेयरिंग फीजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीटा। वही बात जो मैंने आपको परसों बताई थी कि आपने 20,000 रुपए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देके कहा कि अपने ट्रेनिंग से मुझे पता करके बताओ कि ये प्रोजेक्ट लगाना अच्छी बात है कि नहीं। अब आप प्रोजेक्ट लगाए ना लगाए, 20,000 रुपए डूब गया। अब यहाँ इंटरप्रिटेशन कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो ये कि हम इसको इररेलेवेंट कह दें। हम कह दें फीजिबिलिटी, आगे लिख दें 0 और आगे ब्रैकेट में लिख दें इट वाज संक कॉस्ट। आई क्या आपको बताएं कि आप गलती से भूल नहीं गए, आपको पता था ये कॉस्ट है लेकिन आपने इसे इररेलेवेंट कह के इग्नोर कर दिया। ले जी, सवाल एक दफा पूरा पढ़ ले, कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। मटेरियल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, मशीन आवर्स, मशीन आवर्स में लीजिंग का एक बड़ा मजे का पॉइंट था वो हमने अकाउंट फॉर किया। फिक्स्ड ओवरहेड्स में सवाल ने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की, हम बिल्कुल भी नहीं हुए। उसने हमें एडमिन कॉस्ट में कंफ्यूज करने की कोशिश की, हमने सियासी बयान लिख दिया। हम यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, बस दोनों केस पे आई के आपको समझाना बड़ा जरूरी है। और आखिरी पॉइंट हमने कह दिया है तो सम कॉस्ट है, जो होना था हो गया। अब हमारा सवाल तकरीबन 85 to 90% कंप्लीट है। मुझे जल्दी से आप रेलेवेंट कॉस्टों का टोटल बता देंगे?
स्क्रीन पे सारी फिगर्स आ रही हैं, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, लेकिन स्क्रीन पे सारी फिगर्स आ रही हैं ध्यान से। ये 20 माइनस होगा खर्चों से। ले जी, कमेंट्स में एक आंसर आ गया। चूंकि ज्यादा सही कैलकुलेशंस नहीं, मैं थोड़ा सा सब्र कर लेता हूँ, एक आधी कैलकुलेशन और आ जाए ताकि मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो जाए कि आंसर सही है। ले जी, मल्टीपल लोगों ने कहा 1741। क्या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? क्या सवाल ने कहा था रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करो और अल्लाह हाफिज, या कुछ और भी कहा था? सवाल ने कहा था बिड प्राइस बताओ। बिड प्राइस बताने के लिए क्या करें? सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। अगले पेज में हम गए, हमने स्टार्ट की वर्किंग टू। इस वर्किंग का नाम क्या होगा? बिड प्राइस। बिड प्राइस कहां से आएगी? वैसे तो मल्टीपल तरीके हैं, आसान तरीन तरीका है सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। इसमें से हमारे पास कौन कौन सी चीज अवेलेबल है? सी अवेलेबल है। 1741 कहां से है? ये फिगर वर्किंग वन से है ये फिगर। प्लस पी, पी क्या है? 0.2 ऑफ एस इज इक्वल टू एस, यानी कि 1741 इज इक्वल टू 0.8 एस। डिवाइड करते हैं 0.8 से, आपके पास एस निकल आएगा 2176। वर्किंग टू में हमने फिगर की है। अब हमारा सबसे पहला पेज पे, जिसमें हम सिर्फ एक लाइन लिख के पूरा पेज खाली छोड़ के बैठे होते हैं, अब हम यहाँ इंतहाई कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं 2176। कहां से है ये फिगर? वर्किंग टू से है ये फिगर। और ये था हमारा एक आई कैप का सचमुच का पास पेपर। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूं तो इन माई ओपिनियन, वैसे तो मुख्तलिफ टीचर्स की मुख्तलिफ ओपिनियन होती हैं, इन माई ओपिनियन दिस इज द मोस्ट परफेक्ट तरीकेकार कोई भी आई कैप का सवाल करने का। रिक्वायरमेंट पहले पेज पे लिखें, बेशक वो एक लाइन की रिक्वायरमेंट ही क्यों ना हो, पहले पेज पे कोई गंद नहीं मारा। आई कैप को चाहिए क्या? बिड प्राइस। बाकी सब कुछ वर्किंग है। तो जो बिड प्राइस थी आपने पहले पेज पे सिर्फ लिख दी। अवाम ने कहा नॉट दैट डिफिकल्ट, यस आई एग्री विद यू, ये भी आसान सवाल था। डिफिकल्ट सवाल तो अभी हम करेंगे साल पहले वाला। एक मिनट में अगर आपको अपनी जनरल स्ट्रेटेजी बताऊं तो इस टाइम हम बैठे हैं कौन सी अटेम्प्ट देने के लिए? ऑटम 25। तो ऑटम 25 से दो अटेम्प्ट जरा पीछे माइनस करें, स्प्रिंग 25 और ऑटम 24। ये दो अटेम्प्ट्स हम बचा के रखेंगे एट द एंड रिवीजन के लिए। और उससे पिछली जो अटेम्प्ट है उसके सारे सवाल जितने भी हैं, यानी कि स्प्रिंग 24 के, वो आपके सिलेबस का पार्ट बना दिए गए हैं। स्प्रिंग 24 पूरा का पूरा हमने रेगुलर क्लासेस के साथ करना है। तो पहले मेरा आइडिया था कि डिसीजन मेकिंग का सबसे पहले मैं आपको ये इजी वाली एग्जांपल करूंगा, फिर स्प्रिंग 24 का सवाल करूंगा। फिर मैं कहा नहीं यार बच्चे डर जाएंगे, तो इसलिए जो है मैंने स्प्रिंग 16 का सवाल पहले कराया, क्योंकि इन माई ओपिनियन ये एक इजी सा सवाल था। ओके जी, मैं काफी देर से जो है वो बोले चले जा रहा हूँ। कोई परेशान बैठा है किसी एडजस्टमेंट में तो बता दे। ये प्रेजेंटेशन चेक करें, अब आपने ये पेपर में ऐसी करके आनी है। पहले पेज पे सिर्फ बिड प्राइस, अगले पेजेस पे वर्किंग्स, हर वर्किंग में रेफरेंस दिया कौन सी फिगर कहां से आई। आखिरी में जो आपने एंड पे आंसर लिखा 2176, उसका भी आपने रेफरेंस दिया कि वर्किंग टू से आई है। अब आए मैं आपको इसके छोटे से एक जो है वो मतलब दिल की तसल्ली वाली बात बताऊं, इसे टिप तो नहीं कहना चाहिए। अज्यूम करें कि हमने सवाल सही किया और आई कैप आपके जो है वो सवाल में रुपीस मेंशन करें, यस 100% करें। रुपीस 2126 000। अच्छा एक और बात, क्या सवाल ने हमें बिड प्राइस पर यूनिट बताने का कहा था या टोटल बताने का कहा था? सवाल खामोश है। तो हमने टोटल लिख दी। यहां ना जस्ट दिल की तसल्ली के लिए लिख दें टोटल बिड प्राइस। अच्छा जी, अज्यूम करें कि आपने ये सवाल किया, आई कि आपका एग्जामिनर आपका ये चेक करने आया, उसने सबसे पहला पेज देखा, उस पर लिखा था 2176। एग्जामिनर अंकल ने आपके सवाल से पहले भी जो है वो 15-20 जो है वो 100-150 जो है, बल्कि सीएमए तो हजारों लोग देते हैं, 4000 पेपर चेक किए होंगे। उन 4000 पेपर्स में से जो अच्छे बच्चे हैं उन सबका आंसर आया होगा 2176 या 2175। तो अगर पहले ही पेज पे एग्जामिनर अंकल को फिगर सही नजर आ जाती हैं, तो देर इज अ वेरी मच चांस कि अगले दो पेजेस वो चेक करने पे इतना टाइम ही ना लगाए, वो बस एक नजर देखे हाँ ठीक है इसने रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट की है, इसने बिड प्राइस भी कैलकुलेट की है, ठीक है यार बाकी सारा ठीक ही होगा, वो करे टिक 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 आगे चले। तो ये जो पहले पेज पे मैं कहता हूं सिर्फ एक फिगर लिखें और गंद ना मारे, इसके पीछे एक उम्मीद ये भी होती है कि अगर आपका आंसर जो है वो फाइनल आंसर सॉल्यूशन के करीब करीब है, तो देयर इज अ चांस के चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जिनका टाइम बहुत कीमती है,
वो हर पेपर पे 10 मिनट लगाने के बजाय वो आपका पेपर देख के ही खुश हो जाए और आपको जो है वो फौरन से फुल नंबर दे के आगे चले जाएं। एग्जैक्टली यही तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ। एम लोग जो है वो सीएमए को जो मुश्किल समझते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, वर्किंग्स आपने ज्यादा सारी की हो, पेपर पास करना बड़ा इजी है। अवाम ने कहा मैंने अभी ज्वाइन, अच्छा ये मुझे इनबॉक्स में अलग से मैसेज आया है। हम रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आई के आपकी बुक से अगर पूछा जाए तो दिस इज चैप्टर नंबर 15-16। और हमने अभी एक पास्ट पेपर का सवाल किया है पुराने जमाने का, स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं फाइनली, एक मिनट इससे पहले कि हम आंसर देखें, एक नजर आई कैप का सोल्यूशन भी देख लें वो क्या कहता है। आई कैप की बिड प्राइसेस 2543, हमारी बिड प्राइसेस 2176। 4 लाख रुपए का फर्क है। अगर एग्जाम में बहुत ज्यादा जल्दी में हो तो शायद सिर्फ 2 नंबर जो है वो माइनस करे और आगे चला जाए। अब यहाँ मजीद डिटेल में नहीं जाते, एक दफा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तसल्ली से बैठ के मेजर कर लीजिएगा कि कहाँ हमारा जो है वो थोड़ा बहुत गैप आया है। अवाम ने कहा वेरिएबल ओवरहेड रह गई, ना करें। वेरिएबल ओवरहेड कैसे रह गया? सवाल ने वेरिएबल ओवरहेड्स का क्या किया है? 850 प्लस 250, मैं कह रहा था ना 850 और 250 हमारे काम आ जाएंगे। चलें, वेरिएबल ओवरहेड्स ना करने से हमारे 2 नंबर कट गए, 12 में से 10 नंबर लिए और आगे चले गए। जल्दबाजी का थोड़ा सा साइड इफेक्ट। ओके जी, चूंकि हमने सवाल बाकी 90% सही किया हुआ है तो अब मैं वेरिएबल ओवरहेड्स पर टाइम नहीं लगा रहा। अब आप लोग जो है वो जरा तैयार हो जाए, पूरे 2 बजे हम स्प्रिंग 24 का एक हैवी सा सवाल करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1.5 पेज का सवाल। एट द एंड उसने कहा क्या, रिक्वायर्ड 10 नंबर के लिए डिटर्मिन वेदर न्यू, NEW कंपनी का नाम होगा। अवाम ने कहा वीएच की वर्किंग बता दे एक दफा। चले, वैसे तो मैंने इग्नोर कर दिया था लेकिन अब स्टूडेंट कहे तो मैं इग्नोर कर दूंगा तो बदतमीजी वाली बात होगी। ये 800 प्लस 250 कहां से आया? ये वाला 800 किधर गया? 800 स्केल्ड, एक किसी और कलर से करता हूं, 800 प्लस 250, ये आपके पास आ गया टोटल आर्स। आर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, पता करें रेट कहां से आया होगा। मल्टीप्लाई बाय 6 मिलियन माइनस 4 लाख इंटू 50,000। अभी 400 टू 50,000 कहां से आए? ये 6 मिलियन आपके पास फिक्स था। ये 400 कहां से आया? 400 सवाल में गिवन था। इन अदर वर्ड्स इतने घंटे आपने काम किया, मजदूरों ने, स्किल्ड भी अनस्किल्ड भी। अगर इस साइड पे हम खुद करें, 850 प्लस 250 इंटू 400, इससे आपके पास आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 पर यूनिट। हमारे पास हमने कितने यूनिट्स बनाए? या और करके आई के अपने आपको दो कैलकुलेशंस बताइए, दूसरी भी देख लेते हैं। 800 250 कहां से आया इसके ऊपर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब 400 माइनस 400 तो सवाल में रेट गिवन था, माइनस ये क्या हो रहा है? 6 मिलियन टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स थे, डिवाइडेड बाय 50,000 आपने यूनिट्स बनाने थे, तो इससे आपके पास आ जाएगा पर यूनिट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। पता लगाएं कितनी होती है 6,000 डिवाइड बाय 50। बल्कि एक और जीरो काट दे, 600 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? अब हमने कहा 120, 400 माइनस 120 क्या होगा? 280। 280 इज योर वेरिएबल ओवरहेड रेट। 280 मल्टीप्लाई बाय 1050 घंटे, देखें क्या होगा। 000 कॉमन लेके आंसर बताइएगा। अवाम ने कहा 294। ये अगर 294 शायद हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, हमारा आंसर 100% होके आता। कोई बात नहीं।
अवाम ने कहा एक दफा फिर बता दे प्लीज। मेरे ख्याल में जो और के बाद वाली एक्सप्लेनेशन है वो ज्यादा इजी है, अब मैं इस दफा सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूँ। सवाल ने कहा कि फिक्स्ड जो है टोटल ओवरहेड्स इस रेट से एब्जॉर्ब होते हैं। इस रेट के दो टुकड़े हैं, कुछ फिक्स्ड कुछ वेरिएबल। फिक्स को हमने करना है इग्नोर और वेरिएबल को हमने करना है यूज। लेकिन पता कैसे चलेगा कि क्या कितना फिक्स्ड है कितना ओवरहेड है? तो टोटल एस्टिमेटेड खर्चा कितना था, 6 मिलियन, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स हमने कितने बनाने थे, 50,000। आप लोगों ने कैलकुलेशन करके बताया कि दिस इज 120। अब ये 120 है फिक्स्ड, तो पीछे रह के आ गया 280 इंटू वेरिएबल। अब 280 को मल्टीप्लाई किस चीज से करना है? शुक्र है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सवाल ने खुद ही बता दिया था। चेक करें, सवाल ने कहा था एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स। तो भाई स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर कितने हैं? 800 स्किल्ड, 250 अनस्किल्ड। उम्मीद करता हूं अब आपको ये कैलकुलेशन ज्यादा बेहतर समझ आई होगी। सर सर एपी बिड प्राइस सेम आ रही है, अच्छी बात है। ओके जी, अगला सवाल, हैवी सवाल। लेट्स सी क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि नहीं। क्या हमारे पास टाइम है? यस, हमारे पास तकरीबन 40 मिनट है। लेट्स सी क्या हम 40 मिनट में एक ऐसा सवाल कर सकते हैं जो कि आई कैप अज्यूम कर रहा है कि आप लोग 18 मिनट में करेंगे। जरूर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। डिटरमिन वेदर एनईडब्ल्यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ एलटीएम 78। अभी मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, क्या मेरे माइंड में स्केच आ रहा है? इसका मतलब ये कि हमने कोई नई चीज सप्लाई करनी होगी। नई चीज सप्लाई करने के जो है वो अपने कुछ खर्चे होंगे, अपने कुछ नुकसानात होंगे, लेकिन अपने ही कुछ फायदा होगा। जो हमने सबसे पहला सवाल किया था थीम वही वाला है। अगर फायदे ज्यादा हुए हम कह देंगे यार ये चीज अच्छी है सप्लाई करो, अगर फायदे कम हुए कहेंगे चीज बेकार है सप्लाई ना करो। अब बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की। जब सवाल ने सिर्फ एक लाइन आपसे पूछी है कि बताओ ये काम करें या ना करें, तो मैं आपको इसका टोटका क्या बताया था, एक लाइन एडवांस में लिख के रख लें। एनईडब्ल्यू शुड, आगे थोड़ी सी स्पेस बस छोड़े, पेपर में इस तरह लाइन नहीं लगानी है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूं। शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर बिकॉज, बिकॉज से आगे खाली छोड़ दें। अब यहां अगर एक्सेप्ट करना हुआ तो इस ब्लैंक को आप एम ही छोड़ देंगे, और एक्सेप्ट ना करना हुआ तो यहाँ एक छोटा सा नोट डाल देंगे। कितना को टाइम लगेगा? हमने पहले पेज पे सिर्फ इतनी लाइन लिखी और हमने पहला पेज पूरा खाली छोड़ दिया। अब हमने जो भी वर्किंग्स करनी है, जितना कुछ कैलकुलेशन करनी है, वो नेक्स्ट पेज से करेंगे, इस नियत के साथ कि एट द एंड हमारा आंसर इतना कोई परफेक्ट है कि एग्जामिनर अंकल इतने खुश हो जाएं कि वो शायद हमारा पूरा सवाल इतने गौर से चेक भी ना करें। लेकिन तुक्के पे तो रहना नहीं, किस्मत पे तो रहना नहीं। वर्किंग्स करनी इतनी अच्छी है कि एग्जामिनर गुस्से में भी बैठा हो तो ऐसी की तैसी हमारी वर्किंग्स इतनी अच्छी हो कि वो हमें फुल मार्क्स देने पे या जो है वो मैक्सिमम मार्क्स देने पे जो है वो मजबूर हो जाए। एग्जैक्टली इतना हमारा खूबसूरत पेपर हो कि अगला गुस्से में भी पास करने पे जो है वो मजबूर हो जाए। लेकिन उसके लिए हमारी फिर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशंस भी अच्छी होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। 10 नंबरों के लिए उसने हमें 4 एडजस्टमेंट्स बताई और 2 टेबल्स बता दिए। हमने घबराना नहीं है, हम अब सवाल को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। Noman Engineering Works is engaged in manufacturing sale of electric motors for single specification EMV33। अब हमने कहा जूम कर दें, आप जैसे कहें कर देते हैं जूम। उम्मीद करता हूं बेहतर नजर आ रहा होगा। लिखा है अवेलेबल मंथली आवर्स 30 डेज। डिपार्टमेंट ए 5400, डिपार्टमेंट बी 3600, डिपार्टमेंट, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूं, साइड पे एक आधी वर्किंग करनी पड़ जाती है। पहले डब्बे में बड़ा कुछ लिखा है, 8 तरह की फिगर्स हैं। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, दोनों के मशीन आवर्स, दोनों के लेबर आवर्स, पर आर मशीन आवर्स और पर आर। अगर हमारी नीयत थोड़ी सी भी जो है वो कच्ची हो तो हम तो शायद ये पहला टेबल देख के ही परेशान हो जाएंगे। इतनी सारी कैलकुलेशंस, हमने अभी फिलहाल घबराना नहीं है, हमने बस कहा कि यार बड़ा अच्छा टेबल है, आगे पढ़ते हैं क्या हमें समझ आता है कि नहीं।
आगे क्या एक डब्बा है, उस डब्बे में क्या लिखा है, प्रॉफिट डिटेल्स ऑफ EMV33, सेल प्राइस 60,000 टोटल। नीचे लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल की, लेबर की, फिक्स्ड ओवरहेड्स की, वेरिएबल ओवरहेड्स की बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। ये बड़ी काम की बात है, वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। नीचे लिखा है प्रॉफिट। अब ये कैलकुलेशन हमने नहीं की, ये प्रोडक्शन किसी तीसरे बंदे ने की है, तो 99% चांसेस में गड़बड़ होगी, यानी कि हमें सारी वर्किंग काट के दोबारा करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी। लेकिन इस वर्किंग से हमें कुछ ना कुछ हिंट तो मिल सकता है। हमने बस एक नजर टेबल देख लिया, हम फिर आगे और पढ़ते हैं, क्या समझ आती है। NEW has been approached by the customer interested in purchases 990 units of a special motor LTM78। अब LTM78 कौन है? अभी फिलहाल प्रोडक्शन किस चीज की हो रही है? फिलहाल हम प्रोडक्शन करते हैं EMV33 की। ये जो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है EMV33 की है। इस इन अदर वर्ड्स पीछे जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है सारी बेकार हो गई। सियासी जवाब हाँ या ना? हाँ भी और ना भी। इसलिए बेकार होगी क्योंकि EMV से हमारा ताल्लुक कोई नहीं है। लेकिन इसलिए बेकार नहीं हुई कि क्या पता कोई ओवर टाइम या जो है वो मशीन लिमिटेशंस के लिए हमें वर्किंग जरूरत पड़ जाए। क्या पता आगे जाके पता चले हमारे पास इतने घंटे ही अवेलेबल नहीं है कि हम जो है वो नई वाली चीज बना सकें। तो ये अभी पुरानी वर्किंग हमारे लिए 100% फारिग नहीं हुई है, किसी का हमारे आ जाएंगे। अब रिक्वायरमेंट्स में दोबारा जाके देखें हमने बनाना क्या है, EMV या LTM? हमें LTM बनाना है। LTM क्या है? न्यू। वापस चलें इधर, सवाल कह रहा है LTM बनाने के लिए EMV की प्रोडक्शन कैंसल करनी पड़ेगी। ये क्या है? ये है ओल्ड, ये है करंट। अब तक की स्टोरी समझ आ रही है? आप लोग EMV बनाते हैं, EMV बेचते हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत सारे पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट होता है 29,400 का। लेकिन अगर आपने नई चीज बनानी हुई जिसका नाम है LTM78, तो आपको फायदा तो होगा, 1,50,000 रुपए मिलेंगे, मगर बहुत सारा नुकसान भी होगा। आप ये जो EMV33 बना के जो है वो प्रॉफिट कमा रहे थे, अब वो बेकार हो जाएगा, अब वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी हमें डब्बों से। अभी तक हमने कोई कैलकुलेशन की, अभी हम सिर्फ स्टोरी पे ही फोकस कर रहे हैं। इतना सवाल पहले पेज पे जितना सवाल था वो पढ़ के हमें स्टोरी कुछ कुछ समझ आ रही है। अब आगे कुछ एडजस्टमेंट्स, एक दफा एडजस्टमेंट भी पढ़ ही लेते हैं, देखी जाएगी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, फिर एक डब्बा आ गया, उसमें क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट गिवन है, मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन है, लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है। किसके? नई वाली चीज के, LTM के। देखा जाए तो एग्जैक्ट ये वाला डब्बा हमारे पास पहले भी मौजूद था, लेकिन वो किसके लिए था? वो EMV के लिए था। समझ रहे हैं दोनों डब्बों की जो है वो इन टेबल्स की खासियत, क्यों है डब्बे गिवन है। वेरी नाइस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट टू, setup time required for to prepare for production of LTM is 3 days. Another 2 days would be required to revert back to the production of EMV33। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि टोटल ये जितने भी अरसे का प्रोजेक्ट है, आपको 5 दिन आपके जाया हो जाएंगे, उन 5 दिन कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगी। कोई बात नहीं, ये हमने नोट करके रख लिया, 5 डेज आइडल है। कोई भी कैलकुलेशन करते हुए हमने इन 5 दिन का जो है वो ख्याल रखना है। आगे, लेबर इज नॉट अलाउड टू वर्क ओवर टाइम, चलो अच्छी बात है, हमें ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। फर्दर, द लेबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज स्पेसिफिकली ट्रेन्ड फॉर टास्क विद इन द डिपार्टमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इन अदर डिपार्टमेंट। क्या मतलब? हमारे पास ये जो लेबर आज डिपार्टमेंट ए के 8 और बी के 12, डिपार्टमेंट ए वाले बी में जाके काम नहीं कर सकते और बी वाले ए में आगे काम नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स हमने डिपार्टमेंट ए और बी को बिल्कुल जो है वो इंडिपेंडेंट कंसिडर करना है। एडजस्टमेंट 3 कुछ कुछ समझ आई? और एडजस्टमेंट नंबर 4, आइडल लेबर इज पेड एट 85% ऑफ नॉर्मल वेज रेट
Idle labor hours related to EMV 33 has already been included in the fixed overheads. अवाम ने कहा थर्ड पॉइंट रिपीट, मैं करता हूं 1 मिनट पहले, चौथा पॉइंट अब मैं पढ़ चुका। Idle labor hours is paid at 85% of normal wage rate. Idle hours related to EMV 33 have already been fixed in fixed overheads. इसका मतलब ये वाले जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है ना ईएमवी की पुरानी वाली चीज के, किधर है? 1500। इस 1500 में ओवर टाइम भी इंक्लूडेड है। अब इतना तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स वैसे हम इग्नोर कर देते होते हैं अनलेस कोई एक इंक्रीमेंटल हो, मगर 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 इस फिक्स्ड में एक ऐसी चीज भी है जिसका नाम है ओवर टाइम। ओवर टाइम का क्या असर पड़ेगा? अब हम मजदूरों से एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो हमें ओवर टाइम कि जो हम पहले पैसे दे रहे थे, और सॉरी ओवर टाइम में से गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, आइडल टाइम, आइडल टाइम के फजूल के पैसे जो हम इन मजदूरों को दे रहे थे अब नहीं देंगे। अच्छी बात है, खर्चा होने से बच जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। लिख लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए, इस सवाल से, इस एडजस्टमेंट से हमने बेनिफिट निकालना है, और आप लोगों की फरमाइश पे एडजस्टमेंट 3 दोबारा पढ़ते हैं। लेबर इज नॉट अलाउड टू वर्क ओवर टाइम, यानी कि हम ये जो है वो प्रोडक्शन एक दिन में या 2 दिन में या एक हफ्ते में पूरी नहीं करवा सकते। जितना टाइम चाहिए होगा उस टाइम के अंदर अंदर ही जो है वो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि मजदूरों से कह के भाई दिन रात लगाओ और ये प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बना दो। फर्दर, द लेबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली ट्रेन फॉर टास्क, इसका मतलब ये कि डिपार्टमेंट ए वाले बी में काम नहीं कर सकते और बी वाले ए में काम नहीं कर सकते। अब ये सवाल मैंने पूरा पढ़ लिया। अब अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मेरे माइंड में सबसे पहली कंफ्यूजन ये आती कि यार कोई नेक आदमी बताए कि टोटल प्रोजेक्ट कितने अरसे का है, 2 दिन का है, 5 दिन का है, 10 दिन का है, 20 दिन का है। सवाल ने हमें ऐसी दूर दूर तक कोई हिंट नहीं दी। तो जब हिंट ना गिवन हो तो या तो कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है या मेहनत करनी पड़ती है। वक्त आ गया मेहनत का। देखा जाए तो सवाल ने हमें एक बड़ा हैवी किस्म का हिंट दिया है कि कितने आवर्स अवेलेबल हैं पर आर या पर मंथ। चेक करें जरा, एक महीना जिसमें 30 दिन होते हैं, 5400 टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल है। ऐसा कितने जबानी के बजाय इसकी वर्किंग क्रिएट कर लेते हैं। मैं दूसरे पेज पे गया, मैंने वर्किंग 1 खोली, आवर्स अवेलेबल। अब देखिए जरा करंट क्या सूरत हाल है। डिपार्टमेंट ए में जो मशीन है वो 5400 घंटे, अब ये पहले बॉक्स को जरा गौर से आपने देखते रहना है। डिपार्टमेंट ए वाली मशीन 5400 घंटे चल सकती है सिर्फ, सिर्फ एक महीने में। और एक यूनिट को कितना टाइम लगता है? 6 घंटे। तो मुझे जरा कैलकुलेट करके बताएं, डिपार्टमेंट ए मशीन कितने यूनिट्स बना सकती है पर मंथ? अवाम ने कहा 900। कहां से आए ये 900? कहीं आपने 5400 को डिवाइडेड बाय 6 तो नहीं कर दिया? 6 9 54। आप एग्जिस्टिंग 900 यूनिट्स बना सकते थे। डिपार्टमेंट ए की भी सिर्फ बात हो रही है। डिपार्टमेंट बी की मशीन की बात की जाए, डिपार्टमेंट बी की जो मशीन है वो 3600 घंटे चल सकती है और एक यूनिट मशीन पे 5 घंटे गुजारता है। जल्दी से बताएं कितने यूनिट्स मैक्सिमम बन सकते हैं? अवाम ने कहा 720। अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेबर डिपार्टमेंट ए, यहां मैं लिख देता हूं लेबर डिपार्टमेंट ए में 5600 घंटे मैक्सिमम काम हो सकता है, जबकि एक यूनिट पे 7 मजदूर एक एक घंटा काम करते हैं या एक मजदूर 7 घंटे काम करता है। टोटल बताएं मैक्सिमम कितने यूनिट्स बन सकते हैं? अवाम ने कहा 800। और चौथी चीज, डिपार्टमेंट बी के लेबर्स,
750। ये चार कैलकुलेशन सबको समझ आ रही हैं साथ साथ? वेरी नाइस। अब अगली जो मैं बात करने वाला हूं वो सीएमए का कॉन्सेप्ट कम है और क्यूएम का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी बहुत क्यूएम भी याद होगी। याद करें क्यूएम का चैप्टर 4 लीनियर प्रोग्रामिंग। हमें कंस्ट्रेंट्स दिए गए होते थे, मजबूरियां दी गई होती थी हाँ कि हम इन कंस्ट्रेंट से ज्यादा काम नहीं कर सकते। फिर वही सिचुएशन हमारे पास सीएमए में आ गई। अब चेक करें, डिपार्टमेंट ए की मशीन मैक्सिमम 900 यूनिट्स बना सकती है, डिपार्टमेंट बी की मशीन टोटल मैक्सिमम 720 यूनिट बना सकती है, मजदूर मैक्सिमम 800 यूनिट्स बना सकते हैं और मैक्सिमम 750 यूनिट्स बना सकते हैं। बताएं इनमें से लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होगा, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से बाकी सारे मजबूर हो जाएंगे? आपकी आंखों के सामने चार फिगर्स हैं। अवाम ने कहा आर्स, कौन से आर्स? यार इंतहाई लॉजिकल बात है। मशी सबसे इनमें से छोटी फिगर कौन सी है? 900, 720, 800 के 750? अवाम ने कहा मशीन, कौन सी मशीन? डिपार्टमेंट बी की मशीन जो कि 720 है। अब लॉजिक समझिएगा जरा। डिपार्टमेंट बी की मशीन 720 से ज्यादा यूनिट्स नहीं बना सकती, लेकिन आपके मजदूर तो 750 घंटे काम कर सकते हैं डिपार्टमेंट बी के और 800 घंटे काम कर सकते हैं डिपार्टमेंट ए में। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताएं, मशीन 720 घंटे चल के उसकी बस हो गई, वो बंद होगी, अब लोग आके उसे जो है उसके ऊपर पानी शानी डाल रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। अब जो मजदूर 750 घंटे काम कर सकते थे, क्या वो 750 घंटे फजूल बैठे रहेंगे, वेले बैठे रहेंगे? कितने घंटे मजदूर फजूल बैठे रहेंगे? शाबाश, जबरदस्त चीज आपने कैलकुलेशन करनी सीखी। आइडल टाइम, डिपार्टमेंट ए 30 घंटे तक आपके मजदूर फजूल बैठे रहेंगे। कहां से ये फिगर? 750 माइनस 720। इसी तरह मुझे डिपार्टमेंट बी का भी बता दें, मजदूर कितने घंटे फजूल बैठे रहेंगे? टोटल वो लोग 800 घंटे काम कर सकते थे। अब मशीन 720 घंटे चल के बस हो जाएगी। कितने घंटे तक डिपार्टमेंट बी के मजदूर फजूल बैठे रहेंगे और हम उन्हें फजूल बैठने के पैसे भी देंगे? नहीं ना, जब आप पूरे महीने में 720 से ज्यादा यूनिट्स बना ही नहीं सकते। लिमिटिंग फैक्टर ये है। ये मशीन 900 घंटे चलती रहे, फायदा? चलें अज्यूम करें कि मशीन वन ने 900 यूनिट्स जो है वो स्टेज वन तक पहुंचा दिए। स्टेज वन पे जो है वो हमने चीज बनानी थी और स्टेज टू पे हमने चीज को पॉलिश करना था। आपने 900 चीजें बना के रखी लेकिन पॉलिश सिर्फ 720 की हुई है, तो बाकी जो 120 यूनिट्स हैं वो 180 यूनिट्स हैं, तो फजूल पड़े। इन अदर वर्ड्स इस 720 ने सारे काम खराब कर दिए हैं। आपके डिपार्टमेंट ए के मजदूर भी फजूल बैठे हैं, डिपार्टमेंट बी के मजदूर भी फजूल बैठे हैं। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी आपकी जो है वो फैक्ट्री के मजदूरों में कॉमन सेंस है, तो डिपार्टमेंट ए की मशीन भी फजूल पड़ी है। आप 900 यूनिट्स क्यों बनाएंगे जब आपको पता है कि 180 यूनिट्स के ऊपर तो काम ही नहीं आगे होना जाके? स्टोरी साथ साथ समझ आ रही है ना? इन अदर वर्ड्स इस एक डब्बे से हमने क्या क्या निचोड़ के निकाला है? इस एक डब्बे से हमने आइडल टाइम की जो है वो वर्किंग 100% ओके कर ली अपनी।
हमारी नियत थी कि आवर्स अवेलेबल निकले, लेकिन आवर्स के थ्रू ही हमने बातों बातों में आइडल टाइम निकाल दिया। अब ऐसा करते हैं, यही आइडल टाइम, ये जो दूसरा वाला डब्बा गिवन है, अवाम ने कहा 80 अगेन प्लीज। आपकी डिपार्टमेंट बी की मशीन 720 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकती। इसका मतलब ये, आप कॉमन सेंस अगर यूज करें तो आप डिपार्टमेंट ए की मशीन को भी 720 से ज्यादा घंटे काम नहीं करवाएंगे। फायदा, आप चीज को, लेट्स अज्यूम मशीन ए जो है वो चीज को आधा पकाती है, और मशीन बी जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्लेट में डाल के देती है। तो आप 900 चीजें पका के रख लें, जब प्लेट में सिर्फ 720 डल सकती है, तो आप 900 चीजें क्यों बनाएंगे? आप नहीं बनाएंगे अगर आपके अंदर सेंस है तो। इसी तरह अगर मजदूरों की बात करें, डिपार्टमेंट ए में मजदूरों ने कसम खाई थी हम 800 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन चीज अवेलेबल ही 720 घंटों के बराबर है, तो वो 80 घंटे तक फजूल बैठे रहेंगे। 800 माइनस 720। इन अदर वर्ड्स, इस एक लिमिटिंग फैक्टर ने सब कुछ डिस्टर्ब किया है, 900 को भी, 800 को भी, और 350 को भी। क्या मैंने ऑपोजिट कर दिया? सर डिपार्टमेंट ए के आइडल आवर्स 80 हैं। हाँ सॉरी, मैंने नेम आगे पीछे कर दिया, उस पर आप मुझे माफी दें। लें जी, अब सही हो गया। ए को बी कर दिया मैंने। अच्छा जी, नेक्स्ट। इसी तरह का एक डब्बा जो है वो हमें नई वाली प्रोडक्ट के बारे में भी है, इसी के ऊपर वही वाली वर्किंग करके देखते हैं। वर्किंग टू। अब हमें पता लग गया कि यहां से आइडल टाइम निकलना है, तो उसका नाम रख देते हैं आइडल टाइम ऑफ, क्या था नई चीज का नाम, एलटीएम। मशीन आवर्स पर यूनिट हमें चाहिए 10, लेबर आवर्स पर यूनिट हमें चाहिए 8। बताएं क्या सवाल ने कोई इस तरह की बात की कि नई प्रोडक्ट लगाने से हमारी मशीन जो है वो एक्स्ट्रा चला करेगी? नहीं। यानी कि मैक्सिमम लिमिट्स जो पहले थी अभी भी वही है। मैक्सिमम आप डिपार्टमेंट ए की मशीन को 5400 आवर्स तक चला सकते थे। एक मिनट में थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि दोनों टेबल्स हम एक साथ देख सकें। सबसे पहला वाला टेबल और ये तीसरा वाला टेबल जरा, सॉरी तो ज्यादा ही आगे चला गया, जरा मिला के पढ़िएगा। टोटल 5400 आवर्स अवेलेबल हैं, और आपकी मशीन डिपार्टमेंट ए वाली 10 घंटे चलेगी पर यूनिट। तो बताएं आप एक महीने में कितने को यूनिट्स बना सकेंगे? 5400 डिवाइड बाय 10 क्या होता है? 540। इसका भी एक टेबल बना लेते हैं। एलटीएम, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, मशीन और लेबर। डिपार्टमेंट ए की मशीन मैक्सिमम आपको 540 यूनिट्स बना के देगी। डिपार्टमेंट बी की मशीन कितने घंटे चल सकती थी भला? 3600। आपको डिपार्टमेंट बी की मशीन कितने घंटे चलानी है? 6 आवर्स। तो 3600 डिवाइड बाय 6, 600। इसी तरह जल्दी से लेबर भी कर लें। वैसे लेबर आवर्स अवेलेबल है 5600 और 7500, जबकि आपको चाहिए 800, आपको चाहिए पर यूनिट 8 और 12। 5600 डिवाइड बाय 8 और 7500 डिवाइडेड बाय 12, 700। और दूसरा 700 और 625। अब बताएं यहां लिमिटिंग फैक्टर कौन है? वही कॉन्सेप्ट जो पिछली वर्किंग में यूज हुआ था। आप 540 से ज्यादा मशीन डिपार्टमेंट ए को चला नहीं सकते, तो फायदा बाकी काम का। इन अदर वर्ड्स, हमारा यहां भी थोड़ा बहुत आइडल टाइम हो जाएगा।
कितना कितना लिख लेते हैं साथ ही। डिपार्टमेंट ए का कितना, बी का कितना, 625 माइनस 700 माइनस 540, और 625 माइनस 540। अब हमने कहा 160 आइडल आवर्स, 85 लेबर आवर्स। अब यहां से हमारी एक और कंफ्यूजन क्लियर करने का वक्त हुआ चाहता है। हम एक महीने में नई वाली प्रोडक्ट के 540 से ज्यादा यूनिट्स नहीं बना सकते। ओहो, टोटल कितने यूनिट्स बनाने हैं हमने इस नई चीज के? कहीं हमने अंडरलाइन किया है ग्रीन कलर से? टोटल कितने यूनिट्स बनाने हैं नई वाली चीज के? अब हमने कहा 990, बिल्कुल सही कहा। अब 990 यूनिट्स बनाने में हमें कितने महीने लग जाएंगे, अभी पता लगाते हैं। इफ 1 मंथ इज 540 और टोटल इज 990, तो 990 डिवाइडेड बाय 540 क्या होगा? कॉमन सेंस कहती है 1.9 समथिंग। एग्जैक्ट फिगर बताइएगा क्या है? सॉरी, 1.8333। 1.8333 का मतलब क्या है? एक महीना पूरा और दूसरे महीने का कुछ पोर्शन। बंदा पूछे कितना कोई पोर्शन, अभी पता लग जाएगा। 1 मंथ कंप्लीट, ये लिखने की जरूरत, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूं। आई कैप को इतनी इतनी भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 1 मंथ कंप्लीट एंड सेकेंड मंथ का 83.33%। अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं तो 83.33 का क्या मतलब है? 83.33 इंटू 30 बताएं कितने दिन होंगे? अगर आंसर 24 या 25 आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो यार 0.83, 83.33% है ना। कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? 0.8333 इंटू 30 इज इक्वल टू, अवाम ने कहा 24.999, मतलब समझ रहे हैं? यानी कि 1 मंथ एंड 25 डेज। अब ये 1 मंथ एंड 25 डेज तो आपको चाहिए प्रोडक्शन में। ओहो, काश 2 मंथ्स की वर्किंग होती तो हमें जो है वो हर चीज एक महीना और 25 दिन पे पोर्शन ना करनी पड़ती, हम डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते। क्या सवाल ने हमें कहा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट बनाने में 5 दिन फजूल भी लगेंगे? एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी? एडजस्टमेंट नंबर 2। सवाल ने कहा था 3 दिन शुरू में लगेंगे, 2 दिन एंड पे लगेंगे। इन अदर वर्ड्स, प्लस 5 डेज सेटअप कॉस्ट। टोटल कितना टाइम चाहिए आपको? अवाम ने कहा 1.83 के बाद 83.33 कहां से आया? 1.83 के अंदर से। 1.83 मींस 1 कंप्लीट एंड 2 का 83.3%। ये तो क्यूएम का कॉन्सेप्ट है यार। 83 वो परसेंटेज है कि 2 के कितना परसेंट कंप्लीट है। इन अदर वर्ड्स, पूरे 2 मंथ्स। अब जब पहली मर्तबा मैं अपनी क्लास को ये वाला क्वेश्चन करा रहा था और हम ये 2 मंथ वाली कैलकुलेशन की थी, मेरे दिल को इतना कुछ सुरूर पहुंचा था, आपकी सोच होगी
इस पूरे 2 मंथ्स का मतलब है हमने अब तक जितनी भी कैलकुलेशन की है वो 100% ठीक की है, वरना इतने परफेक्ट आंसर कहाँ आते हैं। आंसर आया होता 2 months and 4 days या 1 month एंड जो है वो 24 days, फिर टेंशन होती। परफेक्ट आंसर 2 मंथ्स है, इसका मतलब ये हम अब तक जो है वो, अब तक हमने कोई गड़बड़ नहीं की है। चेक करें, 24.9999 है, इतना आंसर जो है वो परफेक्ट आंसर तुक्के से नहीं आता। इसका मतलब हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि अभी तक हम सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्ट में उलझे हुए हैं, अभी हमने सवाल जो असल में स्टार्ट ही नहीं किया। अभी तो हम सिर्फ वर्किंग्स कर रहे हैं। कुछ आसान आसान वर्किंग जो हम एडवांस में करके रख सकें। ये जो हमने नया जो है वो बनाना है, इसका अब हम नाम रखते हैं वर्किंग 3। हमने नई चीज बनानी है, उसके यूनिट्स कितने बनेंगे वो तो 100% कंफर्म पता है हमें। इसका नाम रख देते हैं रेवेन्यू। कितने यूनिट्स बेचने? एक 990। एक यूनिट कितने का बेचना है? 1,05,000 का। एटलीस्ट रेवेन्यू तो निकाल के रखे ना, कुछ दिल की तसल्ली हो कि हम काम भी कर रहे हैं। 990 टू 105। अवाम ने कहा 10395। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, ये फायदा है कि ये नुकसान है? अच्छी बात है, हमने पॉजिटिव करके लिख दिया। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब रेलेवेंट कॉस्ट्स। रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में हमें सवाल ने बताया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट इज 20,000। अवाम ने कहा एक और जीरो आएगा, 103,950। ले जी भाई, मैं आप लोगों की बातों में आ गया था। अब मैंने एक जीरो और लगा दिया, 103,950, और बीच में हमने एक कॉमा भी डाल दिया। अब रेलेवेंट कॉस्ट सबसे आसान जो चीज सबसे पहले कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट हमें सीधी सीधी गिवन है, 10,000 डिपार्टमेंट ए, 10,000 डिपार्टमेंट बी, सॉरी 20,000 और 10,000। ए बी, 20,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट है, यानी कि 990। जल्दी से कैलकुलेट कर लें। 19800 और 9,900, ये दोनों रेलेवेंट कॉस्टें थी मटेरियल की, हमने माइनस कर ली। हमारा ये डब्बा अब 100% यूज हो चुका है। अब दिल की तसल्ली करें कि यार हम बाकी काम कर रहे हैं, हम अच्छी स्पीड से जा रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली, अब लेबर कॉस्ट का क्या करें? लेबर के लिए हमने ऑलरेडी इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग करके रखी हुई है कि हमारे मजदूर मैक्सिमम एक महीने में कितने को घंटे काम कर सकते हैं? 540। क्या हमें पर लेबर रेट, हमें रेट गिवन है? अब हमने कहा 240 पर FR2 की क्लास है। ओहो, चले चले 2-3 मिनट तो और देना। 240 पे उसे कैसे हो सकती है, मतलब इतना बड़ा क्लैश। चले, मैं इस क्लास के बाद जामिया से एक दफा बात कर लेता हूँ। मीनवाइल आप लोग गौर करें इधर, क्या हमें ये गिवन है कि 1 घंटे का कितना पैसा देते हैं हम मजदूरों को? मैंने अब मोबाइल किसी वजह से शिकायत करने उठाया तो मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है, सर क्लास का लिंक सेंड कर दें। क्या वो क्लास में मौजूद है? कहीं और से लिंक लेके, या अब खैर अब लिंक सेंड करने का क्या फायदा। आई एम सो सॉरी, इन्हें मैं बाद में रिप्लाई करता हूँ।
अच्छा जी, खैर एनीवे इंतजामिया से तो मैं बाद में जाके जो है वो बहस करता हूँ। फिलहाल जल्दी से देखें, हमें चाहिए आर रेट, फिक्स्ड उसका, स्किल्ड का और अनस्किल्ड का। या शायद ये मेरी पनिशमेंट है कि मैंने क्लास जो है वो आधे घंटे पहले स्टार्ट की, तो मेरी क्लास जो है वो 5 मिनट पहले खत्म करवा ली जाएगी। आखिरी फैसला क्या है, 3 पे है कि 240 पे? 240। चले, फिर मजबूरन अपने इस पिछली से पिछली अटेम्प्ट के मास्टरपीस को जो है वो ब्रेक देते हैं दरी। यहां तक हमने जितनी कैलकुलेशंस की हैं, आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। कल फिर 10 से ही कंटिन्यू करते हैं। अगर आप कर सकें तो जरूर कीजिएगा। मेरी नजर में शायद ये थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, तो इसे होमवर्क में देना शायद थोड़ी सी जो है वो नाइंसाफी हो। लेकिन एज अ चैलेंज, आप में से जो स्टूडेंट आगे से, अवाम ने कहा सैटरडे को क्लास है, वैसे आमतौर पे तो ऑफ होती है। इस वीक चूंकि क्लास हमारी जाया हो गई थी, ऑन करें या ना करें आपको जो है वो कल बता दिया जाएगा। हाँ, एक और जरूरी बात, फ्राइडे को क्लास का टाइम होता है 2 से 3, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मैंने जुमे की नमाज जो है वो बाजमात पढ़नी होती है। तो 1:30 बजे जो है वो हमारे ऑफिस के आसपास जुमा होता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं तकरीबन 2 बजे जो है वो, सर आपका व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगी, वहां वो वाला बंदा, लंबे बालों वाला, सिल्वर सूट वाला, जो कि आईकेएफ के पिछले वाइस प्रेसिडेंट से प्राइज ले रहा है, वो वाली डीपी वाला बंदा मैं हूँ। इन अदर वर्ड्स, क्या काम की बात हमने बात की? आ, कल फ्राइडे को क्लास का टाइम होगा दोपहर 2 से 3, सिर्फ 1 घंटा। ओके हो गया। अब आप लोग 2:40 पे जो है वो अपने FR2 वाले टीचर से मिले। मैं आपसे मिलता हूँ, अल्लाह करे कल हालात बेहतर हों, कल जो है वो हमें कोई बहाना वगैरह ना करना पड़े। कल हम जो है वो टाइम पे क्लास कराएं। मुझे बोले अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं फिर कभी।